प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑडियो वीडियो कैसी एकदम क्लियर है ना? सुरेंद्र एजे ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे आप मुझे, एक बार बताएंगे बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आपको मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ रही है? तो चलो बच्चों, आज मैं आपका एक लाइव टेस्ट लेने के लिए आया हूं कि क्या आप इतने दिन बाद तैयारी में लगे हुए हैं या तैयारी आपने बंद कर दी। वीडियो नहीं आ रही है तो भैया फिर तो हमें टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी। वीडियो नहीं है, एक मिनट रुको जरा भाई, हमारे यहाँ तो ऑडियो। हेलो बच्चों, आप बताओ, अब ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? एक बार बताइएगा जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं कि सब ऑडियो वीडियो क्लियर है। मैं आज आप सबके समक्ष इसलिए आया हूँ कि एक तो आपके पेपर का स्कोर कितना रहा है ना। सुरेंद्र जी पहले ये बताओ स्कोर कितना रहा। दूसरा, अब आप तैयारी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी कि अब आप तैयारी में लगे हैं या आप फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, फिजिकल की या ये बहुत पुराना बैच है बच्चों, ये बहुत पुराना बैच है, मैं आपको बता दूं। और इस बैच में लगभग हम सारी चीज कंप्लीट करा चुके हैं। तो जब भी मेरा बैच कंप्लीट हो जाता है मैं एक बार आता जरूर हूँ बच्चों से मिलने के लिए कि आपके इस बैच में क्या चल रहा है, आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए नीतीश कह रहे हैं सर 110 नंबर आए हैं नक्सल, बिहार नक्सल से हूँ, फिजिकल, हाँ फिजिकल स्टार्ट कर दो, फिजिकल स्टार्ट कर दो। तो बच्चों अगर आप लोग अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हो तो मैं आज आपका एक टेस्ट लूंगा। आपके पास 1 घंटा होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। आपके पास 1 घंटा मतलब 50 मिनट होंगी और आपको बच्चों क्या मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं बच्चों? आज ये पता करने के लिए कि इतने दिन बाद जो हम टेस्ट दे रहे हैं कि उसमें हमारा स्कोर कैसा रहा है। आर यू रेडी? क्या सारे बच्चे क्लास में जितने बैठे हो क्या आप सब तैयार हो ना? निखिल चौधरी, सत्यम कुमार, सुरेंद्र सेन, किशोर जाट, तैयार हो? तो चलो, आर यू रेडी बच्चों? सबने बोला यस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, बताइए निम्नलिखित में से किसमें संविधान संशोधन की शुरुआत की जा सकती है। बच्चों आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया था कि यदि आपको अपने देश के संविधान से कुछ हटाने की बात करनी है, मतलब संविधान में कुछ जोड़ना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, मतलब या फिर संविधान से कुछ रिमूव करना चाहते हो, या फिर आप रिमूव मतलब हटाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। आपको क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शुरुआत कहां से होती है आपको यह बताना है।
दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो शुरुआत होती है, ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको लोकसभा से शुरुआत करनी है या राज्यसभा से शुरुआत करनी है। आप आंसर देंगे ओनली 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे स्टेट असेंबली का कोई राइट नहीं होता है। इसका मतलब बी विल बी द राइट आंसर। कितने बच्चों का बी है? एक का भी नहीं है। नीतीश का भी गलत है। सुरेंद्र सेन कह रहे संसद यहाँ ऑप्शन में नहीं है, आपका भी गलत है। बच्चों जितनों ने भी जवाब दिया लगभग ज्यादातर का गलत आंसर है, लगभग ज्यादातर का आंसर गलत है। समझ रहे हो ना? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? नहीं है। आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, मतलब जो बैक्टीरिया से नहीं फैलता है। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा कि मेरे प्यारे साथी बताओ क्या जवाब आ जाएगा? सर आपका जवाब आ जाएगा ट्यूबेरोक्लोसिस। नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताना है। दोस्तों इस सवाल का गलत जवाब मत देना। सबके लिए एक जैसा अवसर होंगे, ये किस आर्टिकल में लिखा है? आप सबको एक जैसा अवसर दिया जाएगा, ये किस आर्टिकल में है? साथियों अब यहां पे किस किस का गलत है सिर्फ उसी की बात करूंगा। निखिल चौधरी आपका गलत है। सर मेरे आंसर की चेक नहीं हुई, तो बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपको चेक करना, मुझे बताते नंबर, मैं चेक करके बताता आपको। देखिए जिस बच्चे का आंसर 16 से अलग है वो सारे गलत हैं। साक्षी प्रिया आपका भी गलत है। आप भी आज आप काफी दिन बाद अपने भाई से मिल रहे हैं। तो जिन बच्चों का आंसर देखिए, हमारे यहाँ पर ये लिखा गया है भारतीय संविधान में कि सबको समान अवसर दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन लिखा है तो वही आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं बच्चों, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? बताइए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये आपने बताना है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है, वो है सर जी पावो क्रस्टेसस, वो है आपका पावो क्रस्टेटस। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां द्विसदनीय विधायिका नहीं है? बच्चों ईमानदारी से बताना, क्या इस सवाल का मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया था? संदीप कुमार सिंधु, किशोर जाट, सुरेंद्र सेन, साक्षी प्रिया, आप सच बताओ क्या इसकी मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी? मैंने कहा था कि भारत में कुल 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यूज आम बिकते हैं। मैंने कहा था आपसे यूज आम बिकते हैं, मतलब U4 हो गया उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। देखो बच्चों महाराष्ट्र भी था, बिहार भी था, आंध्र प्रदेश भी था, लेकिन कहीं पर वेस्ट बंगाल का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। हो गया भैया? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए बिरजू महाराज किस क्लासिकल डांस में अपना नाम वर्ल्ड फेमस किए हैं? बताइए। अगर मैं बिरजू महाराज की बात करता हूं बच्चों, उससे पहले आप एक बात बताओ कि हमारे भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं? तो आप कहोगे सर 8 है। 8 जो कि 7 राज्यों में होते हैं। अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति के नाम के आगे महाराज लगा हो, अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे महाराज लगा हो, अगर किसी के नाम के आगे प्रसाद लगा हो, और लास्ट में सितारा देवी और तारा देवी, बच्चों ये सब का संबंध आपके कथक से है। चाहे वो शंभू महाराज हो, बिरजू महाराज हो, कोई से महाराज हो, संबंध कथक से है ना दोस्तों? अगर मैं कथक की बात करता हूं तो कथक अपने होता है उत्तर प्रदेश में। अगर मैं कथक की बात करता हूं तो कथक होता है उत्तर प्रदेश में, आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और बच्चों बिरजू महाराज ये कथक से जुड़े हुए हैं, बिरजू महाराज ये कथक से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर वो सवाल पूछता लच्छू महाराज, वो आपसे पूछता बिरजू महाराज, वो आपसे कहता शंभू महाराज,
तो जो भी महाराज कहेगा, महाराज का सबका संबंध आपका कथक से है, और कथक आपको मैंने बताया चाहे प्रसाद लगाओ या देवी लगाओ, सब कथक से है। और यहाँ पे शारदा भारती क्या कह रही है, आई एम कथक डांसर। आपका स्वागत है गुड़िया इस क्लास में। आप बच्चों, एक बच्चा कह रहा है कि सर इतने इजी नहीं आते हैं, प्लीज स्टूडेंट को थोड़ा हाई लेवल पढ़ाओ। प्रशांत भैया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत पुराना बैच है। आज मैं सिर्फ एक क्लास ये लेने आया, देखने के लिए आया था इस बैच में कि आप लोग पढ़ रहे हो या आपने पढ़ना बंद कर दिया है। और आप जीडी का पेपर जाके मैच कर लो, आप सीएचएसएल का पेपर जाके मैच कर लो। ये पेपर में सवाल पूछे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पेपर में बिरजू महाराज से, समूह महाराज से, कथक से सवाल पेपर में पूछा गया था। आप नीतीश से पूछो, जो पेपर दे गया उससे पूछो, साक्षी प्रिया से पूछो, पेपर में सवाल आए या नहीं आए। अब ये तो सिलेबस खत्म होने के बाद एक क्लास ली जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि ये पता चल सके कि बच्चे पढ़ रहे हैं, छोड़ दिया पढ़ना, सिर्फ इसलिए क्लास ली जा रही है भैया। ये प्रशांत, आप नीतीश से पूछो, यही लेवल है, सारे बच्चे बोल रहे हैं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको बताना है बच्चों, मंत्री परिषद किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है? अगर मैं मंत्री परिषद की बात करता हूं तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति बच्चों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यह सवाल आपके एमटीएस के पेपर में आया था, यह सवाल आपके एमटीएस के पेपर में आया था 2023 वाले पेपर में। जो बच्चा कह रहा है ये हाई लेवल नहीं है तो उसको बता दूं, ये सवाल एमटीएस के 2023 के पेपर में पूछा गया था कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होता है, और बच्चों ने वहां पे संसद लगा दिया जो गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? बताइए, मौलिक अधिकारों की सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है, ये आपने बताना है। मौलिक अधिकारों की सुनवाई का अधिकार किसको प्राप्त है, ये आपने बताना है। बच्चों अगर मौलिक अधिकारों की बात आती है तो यहां 3 से 4 सवाल देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। अगर मैं बात करूं भाई, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंडिया में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, लेकिन जैसे ही आप अमेरिका की तरफ जाओगे तो बच्चों अमेरिका में बोला जाता है बिल ऑफ राइट। अमेरिका में बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। अमेरिका में बिल ऑफ राइट बोला जाता है दोस्तों। जब ये स्टार्टिंग थी तब 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में पूछने लगो, अगर आप प्रेजेंट में पूछने लगो तो 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, आंसर सर्वोच्च न्यायालय आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू प्रॉपर्टी को कब खत्म किया गया था, बोलो भैया प्रशांत, राइट टू प्रॉपर्टी को कब खत्म किया गया था? प्रशांत आपने कब बैच लिया था, एक बार मुझे बताएंगे भैया? या आपने महापैक लिया होगा, मैं आपको बताता हूं, आपने महापैक लिया होगा जब आपको ये क्लास फ्री मिल रही है ना? महापैक वाले बच्चों को सारी क्लास फ्री होती है। आपने कब लिया था बैच? ये तो हमारा बहुत पुराना बैच है। आपने कब लिया है बैच बताओ? तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा, राइट टू प्रॉपर्टी को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कब? 1978 में, 1978 में। और महापैक था, हाँ तो महापैक में तो सारी चीज फ्री मिलती है। महापैक में तो कोई भी बैच चलेगा ना प्रशांत, वो आपको फ्री मिलेगा, तो ये आपकी क्लास नहीं है। अगला देखिए, आप पढ़ना पढ़ लीजिएगा। अगला देखो, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में कौन डिसीजन करता है? हु डिसाइड अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? डिस्क्वालीफाई के लिए मेंबर कौन करता है? सर लखनऊ में अड्डा 24/7 का कोई सेमिनार होने वाला है। हाँ गुड़िया, हो सकता है। आप लखनऊ से हो क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपसे क्लास के बाद में बात करूंगा बेटा, है ना? क्लास के लास्ट में मुझे बताना, हम भी आएंगे लखनऊ आपसे मिलने के लिए, पूरी टीम आएगी। अगर सेमिनार होगा तो हम सब आएंगे। तो बच्चों इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता,
इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे फाइनल डिसीजन होते हैं प्रेसिडेंट के। बच्चों मैं हूं मेरठ से, यूपी से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां से कल 10 मई था 1857 की, जहां क्रांति हुई थी, मैं वहां से हूं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, विशेष सत्र, विशेष कोलकाता सत्र जो 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रशांत मैंने कर दिया बुक लॉन्च, भैया ले लो ना जाके उसको, बोलो भैया। तो दोस्तों वो थे आपके कौन, वो थे मेरे प्यारे साथियों कौन, आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों वो कौन थे। ये गलत आंसर दिया यहाँ पे, वो थे, आप सर सही आंसर दीजिएगा, सही आंसर दो, कौन थे बताओ कौन थे, ये आपके लिए एज ए होमवर्क के रूप में रहेगा। बताओ कौन थे, ना तो ये हैं और ना बीसी पाल हैं, बताओ सीआर दास या लाला लाजपत राय, कोई से बताओ 1 2 3 कौन सा है, आराम से बता देना सोच के। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ये देखिए भारतीय संविधान का भाग 4A किससे जुड़ा हुआ है? भाग 4A किससे जुड़ा हुआ है? देखिए अगर मैं भाग 4A की बात करूं तो भाग 4A हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, और मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में आते हैं? 51 के ए में आते हैं। सर इनको कहां से लिया गया है? सर इनको रसिया से लिया गया है, इनको रसिया से लिया गया है। सर कब? 1976 में। पहले इनकी संख्या सर 10 हुआ करती थी, आज इनकी संख्या 11 है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में 11 है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, देखिए यहां पे आंसर 9 आएगा, 51 का है। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? चलो भैया दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, पुणे, मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली। नई दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं है, बताओ पुणे में या गुजरात में, कहां है? अब तो आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, आप 2 ऑप्शन में तुक्का भी लगा सकते हो, 50-50 है। सर जी आप ऑप्शन लगा दो गुजरात, हमने भी ठीक मान लिया आपकी बात। अगला देखिए, जकार्ता किस देश की राजधानी है? मालदीव, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। आपको बताना बच्चों, जकार्ता किस देश की राजधानी है? मालदीव, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी, ना तो मालदीव की है, ना श्रीलंका की है, ना ऑस्ट्रेलिया की, आंसर आएगा इंडोनेशिया। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, हिमालय पर्वत एक मुख्य परिवार का पर्वत है। देखिए एक सवाल आता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक सवाल आता है कि जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? जहां आज प्रेजेंट में हिमालय है वहां पहले क्या था? दोस्तों जहां आज हिमालय वहां पहले एक सागर था। आपको फिर से बता दूं, जहां आज हिमालय है वहां पहले एक सागर था जिसका नाम था टैथीज सागर। ये ध्यान से सुनो, वहां पर एक सागर है जिसका नाम है टैथीज सागर। और दोस्तों वो हिमालय जो है हमारा एक वलित पर्वत है। कैसा बच्चों? फोल्ड माउंटेन है। क्लियर होगी बात? अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत या नंदा कोटा? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो आपके सामने लिखा है भैया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदकोटा, कामेत या नंदा देवी? तो साथियों आपका जवाब आ जाएगा सर जी कंचनजंगा। अगर K2 होता तो K2 आता, वो ऑप्शन में नहीं है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलोगे तो बच्चों सिक्किम की कंचनजंगा आएगी। ठीक है, ये क्लास रोज नहीं होगी बेटा, आज सिर्फ आपको चेक करने के लिए आया था कि आप घर पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर मुझे लगेगा कि आप नहीं पढ़ रहे तो और क्लास लगा लूंगा, अगर आप कहोगे तो और लगा लूंगा बच्चों। अगला देखिए, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? बताओ भैया, आपको बताना, विच माउंटेन रेंज ऑफ द इंडिया इज द लेटेस्ट, लेटेस्ट रेंज ऑफ इंडिया कौन सी है ये आपने बताना है। अगर आप लोग कहोगे मैं और क्लास लगवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो तो सही।
भारत का सबसे लेटेस्ट माउंटेन कौन सा है? तो दोस्तों लेटेस्ट माउंटेन की अगर बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका हिमालय। वो क्या हो जाएगा आपका? हिमालय हो जाएगा। अगर आपसे कहे सबसे प्राचीन पर्वत यानी कि सबसे ओल्ड माउंटेन कौन सा है, अगर सवाल ये पूछ ले कि ओल्ड माउंटेन कौन सा है इंडिया में, ओल्ड माउंटेन कौन सा है, तो दोस्तों वो है अरावली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेटा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है बच्चों? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है। राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही, और इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता कई बार तो 1722 मीटर है। कई बार इसकी ऊंचाई पूछ लेता हूं, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आराम से बता देना सोच के। अगले पर आ जाओ। आर्यों ने भारत को किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? सबसे पहले बच्चों आर्य का मतलब समझिए। सबसे पहले आप आर्य का मतलब समझो, आर्य होते कौन है? आर्य के बारे में कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य के मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्य का मतलब होता है अच्छा। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सुपीरियर। आर्य को जो मीन्स होता है वो सुपीरियर होता है। जब आर्य भारत में आए थे तो किस दर्रे से होकर भारत आए थे? खैबर, बोलन, काराकोरम या सिपकिला? तो दोस्तों ध्यान रखना उस दर्रे का नाम था आपका खैबर दर्रा। उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारतीय संविधान के चुनाव से जुड़ा हुआ है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? 123, 74, 78 या 54? राष्ट्रपति के चुनाव से देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसमें ना आप वोट डालते हो ना मैं डालता हूं, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। किसका? सर जी प्रेसिडेंट का। लेकिन आर्टिकल क्या यूज होता है? आर्टिकल यूज होता है 54। आर्टिकल क्या यूज होता है? 54। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, है ना भैया। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? मतलब ऐसा कौन सा था जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हो, मौर्य वंश का शासक हो? जरा बताओगे बच्चों। मैंने एक सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा वो मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म से प्यार करता था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, तो वो था अशोक। बच्चों कोई तो एक ऐसा शासक होगा जिसने अपनी इंडिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया होगा, लेकिन ये ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार आउट ऑफ कंट्री भी किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार आउट ऑफ कंट्री भी किया है। कहां पर किया था सर? इसने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में भी किया है। इस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में तो किया ही किया, भारत के साथ साथ श्रीलंका में किया। अपना बेटा महेंद्र, इसका एक बेटा था जिसका नाम था महेंद्र, एक लड़की थी जिसका नाम था संघमित्रा। बेटा और बेटी को इसने कहां पर भेज दिया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। कहां पर भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था। ये आपने याद रखना है। दोस्तों एक चीज का आप और ध्यान रखना जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है? और वो क्या है? वो ये है सर, ये पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा राजा था जो बौद्ध धर्म अपने 99 भाइयों की गर्दन काट देगा। 99 भाइयों को मारकर इसने अपनी राजगद्दी को हासिल किया था, है ना। चलो अगला देखिए, अगला सवाल आता है, अर्जेंटीना महाद्वीप में स्थित है। अर्जेंटीना महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में अर्जेंटीना है? अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, फीफा विश्व कप 2022,
फीफा विश्व कप 2022 भैया किस टीम ने जीता? सर जी वो अर्जेंटीना ने जीता था। दोस्तों ये हुआ कहां पर था? कतर में। और इनको 347 करोड़ रुपए मिले हैं। इनको 347 करोड़ रुपए मिले हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखो, ना तो आंसर एशिया है ना यूरोप है, बताओ अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? दो ऑप्शन है आपके सामने, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अनटचबिलिटी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से रिलेटेड है? अनटचबिलिटी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आती है? दोस्तों अनटचबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अनटचबिलिटी आती है आपके आर्टिकल नंबर 17 में। अनटचबिलिटी आपके आती है आर्टिकल नंबर 17 में, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनेगी, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। और ये सवाल नीतीश आपके एग्जाम में आया था दोस्त, नीतीश कह रहे हैं मेरे एग्जाम में ये सवाल आया था, तो इसीलिए तो कह रहा हूं मैं ये सारे सवाल वो लेकर आया हूं जो जीडी में पूछे गए हैं, एमटीएस में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए, है ना। तो इन सवालों को हल्के मत लेना। हल्का आपको कोई चीज तब लगती है जब आपको वो सवाल आता है, और जब आपको सवाल नहीं आएगा तो आपको वो सवाल वो टफ लगेगा, ये भी तो आप याद रखो, है ना। अगला देखिए, जैसे 12 में अगर मैं बात करता हूं तो 12 में राज्य की परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा है। अगला 18 की बात करता हूं तो 18 में उपाधियों का अंत है, इसका उपाधियों का अंत है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 22 तो यहां पर निवारक निरोध है, यहां पर निवारक निरोध है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी एग्जामिनर पूछे जैसा भी पूछे वैसा बता देना बच्चों। तो 17 आर्टिकल बिल्कुल ठीक हो गया। अगला देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? आनंद कह रहे हैं सर हाँ जीडी में आया था ये सवाल। तो मैं तो खुद आपसे कह रहा हूं कि जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में जो सवाल आए उनका कलेक्शन लेकर आया हूं आज। राज्य पुनर्गठन आयोग को किस वर्ष स्टेब्लिश किया गया था? तो बच्चों ये किया गया था सर जी 1953 में। ये कब किया गया था? 1953 में किया गया था। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जरा बताओ तो। अब ये मत कह देना कि सर ये आपने पढ़ाया नहीं था, ये मत कह देना बच्चों कि ये सवाल पढ़ाया नहीं था। बोलो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश की जो नागरिकता है वो पार्ट नंबर 2 में आती है, वो पार्ट नंबर 2 में आती है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक आती है, ठीक है। और आपको बता दूं बच्चों, हमारे देश की नागरिकता 5 प्रकार BRAND ब्रांड से प्राप्त की जा सकती है। मतलब B4 हो गया बर्थ यानी कि जन्म से, R4 हो गया रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण से, A4 हो गया एरिया यानी कि क्षेत्रफल से, N4 नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण से, D4 हो गया डिसेंट यानी कि वंशानुगत से। तो भैया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट की बात आती है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से भी आपके पेपर में सवाल आ सकता है बच्चों, यहां से आपके पेपर में सवाल आ सकता है। और अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से टर्मिनेट करना या खत्म करना हो, ये राइट किसके पास होता है? मौलिक अधिकारों को खत्म करना हो पूरा, जैसे आपका राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया तो उसे कितने खत्म किया? देखिए सस्पेंड कर सकते हैं सिर्फ राष्ट्रपति, खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने का जो अधिकार होता है वो हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। किसके पास होता है बच्चों? पार्लियामेंट। ये ध्यान रखना, खत्म करेगी पार्लियामेंट और सस्पेंड करेंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय। अगला देखिए, अगला सवाल, जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? यहाँ पे थोड़ा सा समय लेंगे इस सवाल पर, लेकिन पहले आप जवाब दीजिएगा।
जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आ चुका है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये आप याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन में। बच्चों अगर आपसे पूछे कि इसे गाने, सबसे पहले गाने की अगर बात कर रहा हूं कि गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड। कितने लगते हैं बच्चों? 52 सेकंड। लेकिन अगर इमरजेंसी हो, अगर क्या हो, अगर इमरजेंसी हो तो 20 सेकंड। कितने बच्चों? 20 सेकंड। बच्चों इसे किसके द्वारा लिखा गया था? सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसने 3 देश का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का। इन्होंने 3 देश का राष्ट्रगान लिखा है, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, बताओ जरा, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उन्नीस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता, अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा सिर्फ 2। ना तो बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ना सुभाष चंद्र बोस थे। बताओ सरदार वल्लभ भाई पटेल या ये? तो दोस्तों ध्यान रखना, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हो। क्या कोई बच्चा बता सकता है इन्हें भारत रत्न कब मिला था? ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हो। कोई भी बच्चा बता दो इन्हें कब मिला था भारत रत्न? इन्हें भारत रत्न कब मिला है, ये आपने बताना है। नहीं, इनको भारत रत्न कब मिला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत रत्न की शुरुआत तो 1954 में हुई थी, लेकिन इनको कब मिला था? तो बच्चों इन्हें मिला था 1955 में। इन्हें मिला था 1955 में। और इनके साथ में एक वो थे भगवान दास, उनको भी मिला था। भगवान दास को भी मिला था और इनको भी मिला था। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। 1924 में जब कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? 1935 में अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से सुनना, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस को स्थापित किया गया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा इसे स्थापित किया गया। आपको बता दो बच्चों, यहां से लेकर और 1947 तक, जब तक हम लोग आजाद हुए, 1947 तक बच्चों ध्यान रखना, हमारे भारत में कांग्रेस में गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने। कितनी बार? एक बार। और वो थे बेटा कहां पर? ये बने थे मेरे प्यारे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, यहां पे आंसर आएगा महात्मा गांधी जी। 1924 बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहां पड़ता है? अगर मैं बेलगाम की बात करूं तो सर जी आप कैसे हो, प्रज्ञान कैसा है? तो बेटा प्रज्ञान को भी थोड़ा आराम, पहले मतलब अभी प्रॉपर ठीक तो नहीं है लेकिन आराम है। आपको बता दूं जो आपका बेलगाम है ये कर्नाटक में पड़ता है। और बच्चों जब भी कोई बंदा एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में भर्ती होता है, जब भी कोई बंदा एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में भर्ती होता है तो उसकी जो पहली ट्रेनिंग होती है वो बेलगाम में ही होती है। ये ध्यान रखना, अगर कोई बंदा एयरफोर्स के टेक्निकल ग्रुप में भर्ती होता है तो उसकी जो पहली क्या बोलते हैं उसको, पहली जो ट्रेनिंग होती है वो यहीं पर होती है। ये पड़ता कहां पर है? सर कर्नाटक में। अगला देखिए, आपको बताना है 1900 कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात कर रहे हो तो उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों क्या? अगर मैं उद्देश्य की बात कर रहा हूं तो उद्देश्य था सेल्फ रूल सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोला था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोला था?
दोस्तों जब स्वराज की बात आती है मैं इसे लेकर रहूंगा, तो दोस्तों ना तो भगत सिंह जी ने बोला था, ना गांधी जी ने बोला था, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की किताब है, कई बार पेपर में पूछी गई है। और बाल गंगाधर तिलक की किताब अगर किसी को ना पता हो तो लिख लीजिएगा, गीता रहस्य। कौन सी है बच्चों? गीता रहस्य। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग रखी थी 1895 में, है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? आमार सोमार बंगला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? इसे किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? ओमार सोमार बंगला। अगर मैं ओमार सोमार बंगला की बात कर रहा हूं तो बच्चों इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देश का राष्ट्रगान लिखा है? बच्चों सबसे पहले अपना इंडिया, इसके बाद आपका बांग्लादेश, और इसके बाद श्रीलंका। 3 देश का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1-2 देश का नहीं, 3। सोचो कितने बड़े महान व्यक्ति रहे होंगे ये, कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति रहे होंगे कि 3 देशों का राष्ट्रगान तैयार कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? सवाल ध्यान से सुनो, सवाल है महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? दोस्तों जो बच्चा कह रहा है सर 1874 में किया था, वो जरा एक सवाल सुन ले। 1874 में जवाब जो दे रहे हैं, जिनका जन्म हुआ 1869 में, तो क्या ये 6 साल का बंदा, अब आप खुद देखो, ये 6 साल में अफ्रीका में जाके क्या खोल सकते हैं? क्या कहते हो यार? दोस्तों आपका गलत आंसर है, ये 74 वाले बिल्कुल गलत है। 54 बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहते तो तुक्के से भी इस सवाल का जवाब दे सकते थे। क्यों? देखो, यहां तो जन्म ही नहीं हुआ महात्मा गांधी जी का, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। यहां जन्म हो गए तो 6 साल का बंदा कुछ करेगा नहीं, तो बी बिल्कुल ठीक हो गया। और ये नटाल इंडियन कोर्ट की जो इन्होंने स्थापना की थी बच्चों, ये की थी इन्होंने अफ्रीका में। ये कहां पर की थी? ये इन्होंने अफ्रीका में की थी, ये भी आप ध्यान रखना। बच्चों गांधी जी अफ्रीका कब गए थे आपको पता है? गांधी जी की शादी हुई थी, गांधी जी ने कहा था अपनी पत्नी से, चिंता मत करना, मैं ज्यादा ज्यादा 7 या 8 दिन या लास्ट 10 दिन में आ जाऊंगा। समझ रहे हो ना? गांधी जी ने अपनी पत्नी से कहा था मैं 10 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन गांधी जी को 22 साल लग गए थे। 22 साल। और कब की बात है बच्चों? ये मैं आपको बता दूं, गांधी जी गए थे 1893 में, और वापस पता है कब आए थे? वापस आए थे बच्चों 9 जनवरी 1915 को। अब आप खुद देख लो कितने साल लग गए। 22 साल गांधी जी अफ्रीका में रहे। कोई नहीं जानता था इंडिया में गांधी जी को, लेकिन गांधी जी को वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं गांधी जी अफ्रीका में रहते हुए। अगला देखिए, और गांधी जी ने फिर बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम क्या है? इससे आसान सवाल लाइफ में नहीं मिलेगा तुम्हें। ऑप्शन भी 2 हटा रहा हूं, हीराबाई और कमलाबाई दोनों हटा दिए। बताओ पुतलीबाई या कस्तूरबा बाई? इनके पापा की वाइफ का नाम क्या था, ये आपसे पूछा है। दोस्तों जो भी बच्चा कस्तूरबा गांधी दे रहा है बच्चों, वो इनकी पत्नी का नाम था। ये इनकी पत्नी थी, है ना। और बच्चों इनको बा भी कहा जाता है, बा। दोस्तों आपको बता दूं, इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। इनकी माताजी का नाम क्या था बच्चों? पुतलीबाई। पेपर में आ चुका है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? बताइए, विच पुर्तगाली वायसराय फॉलोड बाय द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? बोलो भैया। तो दोस्तों ये अपनाने वाला कौन था? तो ये था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। सर एसएससी रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो बच्चों अभी तो पहले फिजिकल होगा ना, फिजिकल होगा। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब कौन सी नदी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है? गंगा नदी, आपको मैंने बताया था कि गंगा नदी इस तरीके से निकल रही है, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं बच्चों। जैसे पहली नदी यहां से, फिर यहां इस तरीके से मिल रही है। तो उत्तर से जो लास्ट नदी जा रही है वो कौन सी नदी है? कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा सर सोन है वो, सोन रिवर। अगला देखो बच्चों,
सवाल नंबर नेक्स्ट, गंगा का मैदान किसका उदाहरण है? गंगा का मैदान उदाहरण है भैया किसका? तो दोस्तों ध्यान रखना, यह है निक्षेपित मैदान का, निक्षेपित मैदान का। अगला देखिए, सरिस्का पक्षी विहार कहां है? सरिस्का पक्षी विहार कहां है? बोलो भैया। भैया अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे जीडी का पेपर देखे उनका स्कोर कितना है, सच बताओ। आनंद रवि तुम्हारा कितना स्कोर है? सतीश यादव, नीतीश, जो स्कोर पेपर देखे वो बताओ अपना स्कोर। 110 नीतीश के, और 110 ठीक है, फिजिकल की तैयारी करो यार, वैसे कम है फिर भी स्कोर। 125 सतीश यादव के, बहुत बढ़िया स्कोर है सतीश यादव। 105 किशोर जाट, बहुत कम है। तेजेश्वर के 80 हैं, बहुत कम है। महाराष्ट्र 106 एसटी, 110% हो जाएगा भैया। रोमेश्वर 110% हो जाएगा। रोहित नारायण 90 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात कर रहा है सरिस्का, तो बच्चों ये शायद अलवर में है। अलवर कहां सर? राजस्थान में। अगला देखिए, आगरा। जब भारत में सर्दी होती है तो किस देश में गर्मी होती है? जब भारत में ज्यादा सर्दी होती है तो किस देश में गर्मी होती है? बताइए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, तब होती है सचिन न्यूजीलैंड में। अगला सवाल देखो बच्चों, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपको फिर से 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, और ये भी सवाल जीडी में आया था बच्चों, ये भी सवाल आपके जीडी के एग्जाम में आया था। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अगर मैं वित्त आयोग की बात करता हूं तो वित्त आयोग, सबसे पहले तो आप देखो वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। अगर आपसे वित्त आयोग पूछे किस अनुच्छेद में है? 280 में है। अगर आपसे पूछे इसमें मेंबर कितने होते हैं? 1+4, 1+4 यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछे भैया इसे कौन अपॉइंट करते हैं? तो सर राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन या जापान? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन या जापान? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों इंग्लैंड में। अगला देश थी, नंदा देवी जीव मंडल कहां पर है? बोलो भैया। चलो, तो दोस्तों जय नंदा देवी की अगर बात करता हूं तो नंदा देवी बच्चों आपके उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड, यूपी के छोटे भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, या नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, ये आपने बताना है बच्चों। अगर सबसे पुराने की बात करता हूं तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या है बच्चों? हैली नेशनल पार्क। आपसे पूछे इसका नया नाम क्या है? तो नया नाम है रामगंगा। क्या नाम बच्चों? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो पहला नाम हैली था, वर्तमान में जिम कॉर्बेट है, और नया नाम रामगंगा हो गया है। अगला देखिए, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सुल्तानपुर, यहाँ पे राज्य नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ राज्य नहीं है, आप जिला बता सकते हो। गांधीनगर जो गुजरात में पड़ता है, भरतपुर राजस्थान में है, चंडीगढ़ में है, और बच्चों गुड़गांव हरियाणा में है।
दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर गुड़गांव, जो कि जिसका नाम गुरुग्राम है और जो हरियाणा में पड़ता है। कहां पर है? हरियाणा। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आजाद शत्रु किस वंश का था? आजाद शत्रु किस वंश का था? बच्चों जब आप आजाद शत्रु की बात करोगे तो आजाद शत्रु के बारे में कहा जाता है कि आजाद शत्रु ने अपने पिता, इसका एक टाइटल भी था, इसने अपने पिता की हत्या की थी। इसने अपने पिता की हत्या की थी। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, इस वंश को हर्यक वंश भी कहा जाता है और पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मतलब सारे राजाओं ने अपने पिता की हत्या कर करके राजगद्दी को हासिल किया है, और यह हर्यक वंश का था। ठीक है, ये हर्यक वंश का था। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीन कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी की जब बात की जाती है तो वो वृहत हिमालय श्रेणी है। नेक्स्ट सवाल देखो, टिश्यू क्या है? अगर हम व्हाट इज टिश्यू की बात करें तो दोस्तों आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, हमारे शरीर में यूनिट बनती हैं, यूनिट से बनती है सेल, यानी कि बहुत सारी यूनिट एक सेल बनाती हैं, और बहुत सारी सेल क्या बनाती हैं मेरे प्यारे साथियों? एक टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे जब टिश्यू एक जगह हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ऑर्गन सिस्टम एक जगह हो जाते हैं तब बच्चों एक बॉडी बनती है। क्या बनती है? एक बॉडी बनती है। तो वो यही तो कह रहा है, उत्तक एक प्रकार का उदाहरण है, इसमें समान कोशिकाओं का एक समूह है, यानी कि सेल से क्या बनती है? टिश्यू बनती है। अगला देख लीजिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हिमालय का तलहटी क्षेत्र कौन सा है? हाँ, पितरंता भी कहते हैं भैया। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा शिवालिक, सबसे पुराना। अगला देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? तो ये है काली नदी और सतलज नदी के बीच में। अगला देखिए, पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? ये तुम्हारा आज के लिए होमवर्क है, ये तुम्हारा आज के लिए होमवर्क है। बच्चों ये बताओ कि क्या बीच बीच में और ऐसी क्लास लाता रहूं आपका लेवल चेक करने के लिए? एक दो क्लास ऐसी और बीच बीच में लाते रहें आपका लेवल चेक करने के लिए? दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी बेस्ट करना चाहते हो तो बस एक काम कर लेना मेरे कहने से, आप अगर नया काम करना चाहते हो तो ये वाली किताब के साथ जुड़ जाना। इस वाली किताब को नए पैटर्न पर, नए मॉडल पर लेकर आया हूं, मैप से सारी चीज समझाई गई है। आप देख सकते हैं बच्चों, इस सारी किताब को मैप के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो फटाफट भैया इसे परचेज कर लीजिएगा। ये सारे बच्चे इस किताब को परचेज कर लीजिएगा, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं। ये किताब फर्स्ट एडिशन है, तो सेकंड एडिशन इसका आ चुका है, इसका सेकंड एडिशन आ चुका है, जल्दी जाओ परचेज कर लो बेटा। सेकंड से वो ले लो इसका। मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा लेना चाहता है आज मेरे कहने से 175 रुपए खर्च कर लेना। जो जो बच्चे तैयार हैं, हाँ पवन सर हम तैयार हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो Y367S। आपकी सारी स्टैटिक जीके की समस्या खत्म हो जाएगी। स्टैटिक जीके जो बच्चा लेना चाहता है, प्राइस भी बताऊंगा मिलेगी कैसे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367S, फिर बताऊंगा कैसे मिलेगी। तो जो बच्चा लेना चाहता है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कैसे परचेज करनी है मैं बताऊंगा। रुको बच्चों, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने फोन में ऐप ओपन करना है। बच्चों ऐप तो आपके पास है ही, सभी के पास, जब भी आप वीडियो देख पा रहे हैं। जब आप ऐप खोलोगे अपना तो यहाँ पे ऑल कोर्स आएगा। ऑल कोर्स में आप किसी भी सेगमेंट में चले जाना, एसएससी के सीएचएसएल में। जब आप सीएचएसएल वाले में जाओगे तो बुक वाले सेक्शन पर आ जाना बच्चों। बुक में ही आपको दिख जाएगी, बुक में ही आपको दिख जाएगी बेटा, देखो यहां पर ये रही किताब। और इस किताब के साथ जुड़ने के लिए आपको ये 184 की मिल रही है, लेकिन आपको एक बुक, 6 ई बुक, 105 टेस्ट सीरीज, 19 घंटे की लाइव ऑनलाइन क्लास, ये सब कुछ फ्री मिलेगा। बाय नाउ पे जाना और कोड लगाना Y367S, एस जरूर लगा लेना बच्चों बाद में। ये आपको 180 रुपए की पड़ जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चा मुझे अपना मानता है, अनु, जो भी बच्चों को ये लगता है, थैंक यू। गुड़िया, गुड़िया आप कहाँ पे रहती हो? लखनऊ में?
अच्छा, लखनऊ के कितने बच्चे हैं ये बताओ जरा हमारी क्लास में आज? तो हमारा ना वहाँ पे एक यूपी अड्डा का चैनल बेटा स्टार्ट हो गया है ना। आप वहाँ पे सारे बच्चों ऑनलाइन अपने यूपी की तैयारी करना चाहते हैं तो उस वाले चैनल से भी कर सकते हैं। कोई वहाँ का बच्चा जुड़ा हुआ है अपना नंबर शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लखनऊ से जुड़ा हुआ कोई बच्चा। ठीक है, श्रद्धा, अनामिका, जो भी बच्चे, रोहित, मोहित, विनोद। ठीक है, अच्छा राकेश मौर्य भी वहीं के हैं, तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आएंगे तो आप सबसे मिलेंगे, आप चिंता मत करो। ओके बच्चों, तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा बच्चों। अपना ध्यान रखो। जो बच्चे लखनऊ वाले हैं हम सब आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। और मैं कभी ना कभी आता रहूंगा आपके इस बैच में मिलने के लिए। बस इतना काम कर लो, ये स्ट्रेटेजी की बुक आप सबके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आता रहूंगा आपसे मिलने के लिए, आप चिंता बिल्कुल मत करो। मैं आपकी क्लास को लेकर आता रहूंगा बच्चों, आप बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फीडबैक देके जरूर जाना।